आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अंसरुल बारी। भारत में मुसलमानों को लेकर अक्सर विवाद बना रहता है और ये बहस इसलिए की जा रही है, इसलिए ये बहस होती है क्योंकि बराबर मुसलमान, खास तौर से जो अल्पसंख्यक समुदाय का जो सबसे बड़ा तबका जाना जाता है, माना जाता है मुसलमान, उसको बराबर निशाने पर रखा जाता है। हालांकि सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, दलितों पे भी निशाने होते हैं और ईसाइयों को भी प्रताड़ित किया जाता है। साथ ही साथ कभी कभार जो है सिखों पर भी हमले किए जाते रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, भारत में बहुसंख्यक समाज का एक ऐसा तबका जो बराबर जो अल्पसंख्यक है उनको निशाना बनाता रहा है। पिछले दिनों एक घटना सामने आई और उसमें ये रहा कि राजस्थान के दो युवक, वो अपहरण किया जाता है उनका, और ये अचानक ही उनकी जो है हरियाणा के एक इलाके में जली हुई लाश मिलती है, गाड़ी के अंदर मिलती है। और ये कहा जाता है कि माना ये जाता है कि इन लोगों की हत्या गौरक्षकों ने की है। ये पूरा मामला काफी तूल पकड़ा, बहुत सारे संगठन जो है वहां पर उन्होंने विजिट करके हालात का जायजा लिया कि आखिर सच्चाई क्या है, किस तरह से इन्हें मारा गया है, किन लोगों ने मारा गया है। लोगों ने अपने अपने तौर पर ये तमाम चीजें रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। सरकार भी अपने तौर पर कोशिशें कर रही है जानने और समझने की। लेकिन पुलिस का जो रोल है वो कई तरह से सवालों के घेरे में है। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि जिस तरह से अल्पसंख्यकों, खासतौर से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका ये मानता है कि शायद बातचीत के जरिए से ये जो मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है या टारगेट किया जाता है, इनमें किसी तरह की कोई कमी आ सकती है। बातचीत की जाए तो शायद मसले का जो हल है वो किसी तरह से निकाला जा सकता है। ये बात इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि केरला के जो सीएम है, पिछले दिनों उन्होंने एक बयान दिया और एक बड़ी जमात, जो कि हिंदुस्तान में ये कहा जा सकता है कि सबसे मुनज़्ज़म, सबसे ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने काम को अंजाम दे रही, जो मुसलमानों के बीच में और बिरादरान वतन के बीच में अपने काम को अंजाम देती है, जमात इस्लामी हिंद। तो उसके बारे में उन्होंने बयान जारी किया और उन्होंने साफ तौर पर जमात इस्लामी की जो बातचीत की जो कोशिश है, उसकी पहल है, उसको एक तरह से निशाने पे लिया। और हालांकि इस पूरे वाकये के बाद केरला की राजनीति में, साउथ की राजनीति में एक विवाद भी खड़ा हो गया है। तो ये दो अहम चीजें हैं जिसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त जमात इस्लामी हिंद की तरफ से हमारे साथ प्रोफेसर मोहम्मद सलीम इंजीनियर साहब है, जो कि जमात इस्लामी के नायब अमीर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पिछले दिनों वो भरतपुर उन्होंने विजिट किया। जो जुनैद और नासिर, जिनकी हमने पहले बात की थी, जिनको जलाकर उनकी हत्या कर दी गई थी, उनके परिवार के लोगों से मिले, क्या कुछ उन्होंने देखा, जाना है, वो हमारे साथ है। हम उनसे वो चीजें भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब, जो कि पूर्व सांसद हैं और इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के बीच में लोगों के क्या हुकूक होते हैं, क्या राइट्स हो सकते हैं, उनको लेकर के अवेयरनेस पैदा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। तो उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मोहम्मद अदीब साहब, वो भी हमारे साथ हैं। वो इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं, क्या उनकी राय है, हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब, हम आप ही के पास आएंगे, चूंकि आपने पिछले दिनों विजिट किया है, जुनैद और नासिर के परिवार के लोगों से मुलाकात की है। क्या कुछ आपको चीजें नजर आई, क्या है पूरा ये मामला? चूंकि जिस तरह से पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के एक ढुलमुल रवैया, एक ये कहा जाए कि बहुत ही हल्का इस केस को बना करके पेश किया जा रहा है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये आपस में जो है गौ हत्या का मामला नहीं है और इसे एक दूसरा रंग देने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ देखा आपने? जी बहुत शुक्रिया आपका। कल सुबह से और शाम तक हम लोग, हमारी एक टीम, पूरी डेलीगेशन हमारा घटमी का गांव है वो, जो जिला भरतपुर में पड़ता है और गोपालगढ़ तहसील है वहाँ, जो उसके करीब है। बहुत छोटा गांव है, 3-3.5 हजार की आबादी है। और उस गांव के ये दोनों नौजवान रहने वाले थे, आपस में रिश्तेदार भी थे। ये नासिर
और जुनैद। नासिर की उम्र तो बहुत कम थी, 25 साल शायद उम्र थी उनकी। और जुनैद जुनैद थोड़े बड़े थे उम्र में। तो वाकया तो यह है कि 15 की सुबह में ये लोग निकले थे, 15 फरवरी की सुबह में। और उसके बाद से ये इनको किडनैप किया गया, इनके साथ मारपीट की और बुरी तरह घायल कर दिया इन लोगों को। और ऐसा भी बताया वहां के लोगों ने हमको कि ये जो मुजरिम थे ये इतने दिलेर थे कि वो मारपीट करके उनको इस हालत में लेकर वो फिरोजपुर झिरका पुलिस स्टेशन गए और वहां के इंचार्ज के हवाले करने की कोशिश की उन्होंने कि इनको आप लीजिए, इनके खिलाफ मुकदमा और केस दर्ज कीजिए, फला कीजिए, और ये गो तस्कर हैं, तस्करी करते हैं गायों की। बहरहाल वो उनकी हालत देखकर शायद फिरोजपुर झिरका के जो इंचार्ज थे पुलिस के, जैसा लोगों ने बताया हमको, उन्होंने लेने से मना कर दिया। और उसके बाद वो वहां से तकरीबन 250 किलोमीटर भिवानी में अगले दिन उनकी 10-11 बजे बॉडीज मिली उनको। पूरी एक कार मिली और जली हुई कार थी, उसमें 2 बॉडीज थी। और फिर तहकीक हुई, मालूम हुआ कि ये नासिर और जुनैद की बॉडीज थी। और उनके घर के लोगों ने बताया कि कुछ नहीं बचा था, सिर्फ कोयला खाक हो गए थे, बस कुछ हड्डियां थी जो इधर उधर से जमा की गई, उनको लाके दफनाया गया। कुछ सैंपल्स पुलिस जो है वो राजस्थान की पुलिस आ गई थी, वो सैंपल्स उसके लिए जांच के लिए लेकर गई। तो इस पूरे वाकये से अंदाजा होता है कि ये वाकया सिर्फ उस गैंग का नहीं है, बल्कि इसमें हरियाणा की पुलिस शामिल है और इसकी जांच होनी चाहिए और पुलिस के खिलाफ भी इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और राजस्थान गवर्नमेंट में, चूंकि राजस्थान में ये केस दर्ज हुआ है, राजस्थान हुकूमत इसकी जांच कर रही है और एफआईआर दर्ज हुई, हालांकि काफी देर के बाद एफआईआर दर्ज हुई। और एक उसमें से मुलजिम को गिरफ्तार भी किया गया, रिंकू सैनी शायद उसका नाम है। और उसने और लोगों के नाम भी बताए हैं। और जिस शख्स का नाम बार बार सबकी तरफ से आ रहा है, पूरे इलाके में जो एक नाम गूंज रहा है, वो एक हुंडा एक शख्स है और मानेसर का वो रहने वाला है। और उसके बड़े बड़े बीजेपी के लोगों के साथ, लीडर्स के साथ उनके फोटोज हैं। और वो बराबर सुना है बजरंग दल से भी उसका ताल्लुक है। और वो खुलेआम जो है उसके पास वो हथियारों का डिस्प्ले करता है। उसके वीडियोज आप देखेंगे तो टेबल पर उसने हथियारों की बाकायदा नुमाइश लगाई और दिखाता है लोगों को। और उस गांव के लोगों ने बताया कि पिछले कई सालों से ये पूरा गैंग जो है वो उसने एक तरह की दहशत फैला रखी है और जिसको चाहते हैं वो पकड़ के ले जाते हैं और फिर उनको डरा धमका कर उनसे पैसा वसूलते हैं, मारपीट करते हैं, फिर थाने में उनको हवाले करके उनके खिलाफ गाय की तस्करी का मुकदमा बनाया जाता है। तो गाय की हिफाजत के नाम पर एक ऐसा एक गिरोह बना हुआ है वहां। और मुझे लगता है कि इसको हरियाणा गवर्नमेंट की सैंक्शन हासिल है। हरियाणा गवर्नमेंट आखिर ये कैसे कर सकती है कि कानून किसी गिरोह के हवाले कर दे और बाकायदा उसकी मदद की जा रही है। और तो हमें ये लगता है कि इसमें हरियाणा पुलिस और हरियाणा की गवर्नमेंट ये दोनों भी जिम्मेदार हैं। और हमने वहाँ लोगों से बातचीत की, उनके फैमिली के मेंबर्स से बातचीत की। राजस्थान गवर्नमेंट ने हालांकि कुछ बहुत मामूली सा मुआवजा देने की बात कही है। तो लोगों का यही कहना है कि मुआवजे से ज्यादा जो है हमें इस बात की हमारा मुतालबा है कि इंसाफ मिलना चाहिए और ये गैंग और इस गैंग का जो सरगना है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात ये देखने में आ रही है
कि उनको बचाने के लिए, उस शख्स को बचाने के लिए जो गैंग का सरगना है, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, सब जानते हैं उसको, उसके फेवर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बड़ी-बड़ी रैलियां हो रही हैं, बड़ी-बड़ी पंचायतें हो रही हैं, और कल मालूम हुआ कि जगह-जगह हरियाणा में उनको बचाने के लिए पंचायत की जा रही है, और राजस्थान की पुलिस को धमकियां दी जा रही है कि राजस्थान पुलिस अगर अरेस्ट करने के लिए यहाँ आएगी तो उनके साथ ऐसा-ऐसा सलूक किया जाएगा। आखिर हम कैसा मुल्क बना रहे हैं? और मुझे तो ताज्जुब है कि हमारे मरकजी हुकूमत के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अभी तक खामोश है, उनकी तरफ से कोई इस पर ट्वीट तक नहीं आया, कोई बयान अफसोस का इजहार नहीं किया। इतनी बड़ी घटना है, देश का सर जो है शर्म से झुका हुआ है, और उस पर खामोश रहना हमारी हुकूमत के जिम्मेदारों का, और हिंदू जो तंजीमें बनी हुई है वो उनकी तरफ से खामोशी और ऐसा न कहना, इसकी मजम्मत न करना, ये साफ तौर पे नजर आता है कि ये बहुत ही खतरनाक रुझान है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। और हमारे मुल्क के जो समझदार हिंदू भाई हैं वो इस पूरे उसको समझें, और उनको आगे आकर मुझे लगता है इस मानसिकता के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अदीब साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। अदीब साहब, चूंकि जब आप गुड़गांव के में मस्जिद और नमाज का जो एक मामला हुआ, आपने उस बीच में पहल की और आपने कोशिशें की कि किसी तरीके से जो माहौल है वो बेहतर हो, जो लोगों के अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं, वो उनको मिल सके। वहाँ आप बराबर कोशिशें करते रहे, आपके ऊपर भी कई एफआईआर की गई हैं। और एक चीज ये है, और दूसरी तरफ जिस तरह से सलीम साहब ने कहा कि राजस्थान के वो रहने वाले थे, राजस्थान में एफआईआर हुई है, लेकिन राजस्थान पुलिस ने जो वहाँ के एसओचओ है उस इलाके के, वहाँ पर उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि ये क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, मामले को एक तरह से हल्का करने की कोशिश की है। सवाल यह है कि अगर कोई क्रिमिनल भी हो तो पब्लिक या फिर इस तरह से लिंचिंग करके उसे सजा नहीं दी जा सकती है। अदालतें हैं, तमाम चीजें हैं। आप कैसे इस चीज को देख रहे हैं? अंदर साहब, जैसा अभी सलीम साहब ने कहा, किस समाज की बात हम कर रहे हैं जहां कातिल के लिए जश्न मनाए जाए, जहां इंसान इंसान को मारे और फिर मारने वाले को एजाज दिया जाए, मंत्री हार पहनाए। उस समाज से आप क्या उम्मीद करते हैं? जो सबसे बड़ा अफसोसनाक पहलू है, जिसका भी सलीम साहब ने इजहार किया, कि पंचायतें हो रही हैं कि कातिल को आप सजा नहीं देंगे, और अगर आप आए तो आप पैरों से वापस नहीं जाएंगे, वो पुलिस को कह रहे हैं। और ये हुकूमतें खामोश हैं। ये इन्होंने कहां ले जाके इस मुल्क को छोड़ा है, उसका अंजाम का तस्वुर करना भी मुश्किल है। इंसान कभी कोई समाज नफरत की बुनियाद पर खड़ा हो और हम ये कहें कि साहब इसको सजा दे दीजिए, उसको फला कर दीजिए। अदालतों का आलम यह है कि 10 मिनट, यानी ऐसी केसेस जिसमें कि बेल हो सकती है, होना चाहिए, मालूम हुआ 2-2 साल तक बेल नहीं देते, और फिर ये कहते हैं कि साहब हमारा मुल्क बहुत जमहूरी है। ये वो निशानियां हैं। मैं तो हैरत ज़दा हूं कि बहुत से तंजीमें जो जिस पे काम करती हैं, इनको काम करने के लिए वो भागवत तक पहुंच जाते हैं, उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं जो ये करवा रहा है, जिसकी सोच है ये। अरे आप तसव्वुर कीजिए कि इंसान को थाने पे कहते ये हैं, जैसा भी सलीम साहब ने बताया और सबको मालूम है, कि ये दोनों हजरात को इतना मार के जख्मी हालत में थाने पे ले गए। कहा थाने ने वापस कर दिया। क्या थाने की जिम्मेदारी ये थी कि वापस करते, या थाने की जिम्मेदारी ये थी कि जो इन जख्मियों को लेके आया था उनको बंद करते? इस पे कोई सवाल उठा? कहा यह जा रहा है कि साहब थाने पे आए थे, थाने वालों ने कहा भाई वापस ले जाओ। ऐसे भी पुलिस होती है, ऐसे भी पुलिस के थाने होते हैं। ये दुनिया की वाहिद मुल्क है
और ये वाहिद स्टेट है जहां थाने पर जख्मी मजलूम लाए जाते हैं और कहते हैं बाहर पे ले जाओ। फिर क्या करते हैं वो? उन्होंने आग लगा दी। आग लगा के अब जब कोई एक्शन की बात हुई तो पंचायत हो गई कि आप जालिम को सजा नहीं देंगे। ये वो माशरा है जहां हम खड़े हैं और अभी भी हम मशवरे कर रहे हैं, अभी भी हम ये तवक्को कर रहे हैं कि कोई आएगा उनमें से हमें बचाने वाला। हकीकत में एक बड़ी तादाद सेकुलर हिंदुओं की है, हमें उनके पास जाना चाहिए। और जो हजरात आपने जो अपने शुरू के उसमें कहा कि केरल के चीफ मिनिस्टर ने ये शिकायत की है, हकीकत में हम सेकुलर हिंदुओं को सबक सिखाना चाह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे चाहे तुम हमारे लिए कितना ही बोलो। नहीं अदीब साहब, हम उनके साथ जाएंगे जिन्होंने हमारे खिलाफ ये साजिश रची है, हम पे सितम और जुल्म ढाते हैं, हम उनकी जूती उठाएंगे। ये धोखा है उन सेकुलर हिंदुओं का जो हमारे साथ खड़े हैं। नहीं अदीब साहब, एक चीज आपसे ये समझ, बहुत से दानिश्वर अदीब साहब मेरे साथी दोस्त वो आरएसएस से मिलते हैं, बहुत से उलमाए कराम और आपकी तंजीम मेरे इख्तिलाफ इसी बात पर है कि उस जालिम के पास क्यों जाते हो भाई? गांधी भी तो गए थे सरवारकर के पास, और एक बार नहीं कई बार, और उसी सरवारकर ने गोली दिखला दी। अरे भाई, सैकड़ों हजारों हिंदू आपके लिए लड़ रहा है, आपके लिए आवाज उठाता है, उनके साथ धोखा है अगर आप हम उनसे मिलने जाते हैं। चीफ मिनिस्टर केरला का इल्जाम बिल्कुल सही है कि भाई ये वो लोग हैं जो आपके लिए खड़े हैं, आप उनके दुश्मन, हमारे दुश्मन से मिलने जा रहे हैं। अदीब साहब, और आज देखिए उन्हीं की तंजीम जिसपे हमने सारी अभी बहस की है, उन्हीं की तंजीम के लोग, ये कौन है बजरंग दल वाले, ये कौन है गौ रक्षक वाले? आप उनसे बात करते हैं, हमारे कुछ लोग जो हैं उनको मदरसे में बुलाते हैं, वो कहते हैं मदरसे में आके कि गीता का पाठ करो। अरे किसी अपने शिव मंदिर में कभी कुरान और हदीस की पाठ कर दो, हम गीता 24 घंटे पढ़ाएंगे मदरसे में। तो हम अपने शिव मंदिर में हदीस और कुरान नहीं बताएंगे, वहां तो ये बताएंगे कि इस्लाम जो है वो दहशतगर्दी का मजहब है, और हम अपने मस्जिदों में, अपने मदरसों में गीता का पाठ करें और सम्मेलन करें। ये हिपोक्रेसी है हमारे लीडरों की। ठीक है अदीब साहब, एक चीज आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस सेकुलर हिंदू की आप बात कर रहे हैं, अब सेकुलरिज्म है कहाँ? वो सेकुलर पार्टी जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस की रिपोर्ट खुद कहती है कि हमें जो है सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व, दो एक तरह की चीजें, सॉफ्ट हिंदुत्व छोड़ करके हार्ड हिंदुत्व लाइन को अपनाने का एक तरह से नसीहत की जाती है। आनंद साहब, मैं कतई नहीं कहता कि कांग्रेस या कोई जमात सेकुलर है जी। जमातें अपने वोट के लिए काम करती हैं, हाँ। लेकिन अवामी सतह पर एक बार नहीं, जब भी हमारे ऊपर सितम होता है और हमारे खिलाफ डिमॉन्स्ट्रेशन होता है उन जालिमों के खिलाफ, मैंने तो दसियों फंक्शन ऐसे अटेंड किए हैं, ऐसे प्रोग्रामों में गया हूं जंतर मंतर पे, जो हिंदू भाइयों ने हमारे लिए किए हैं। अभी बिल्किस बानो के कातिल को छोड़ा गया, वहां 4 मुसलमान थे और 400 हिंदू थे जो लड़ रहे थे, वो सेकुलर लोग हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जमात के लिए लड़ती हैं, इसीलिए मैं हमेशा से ये कहता हूं कि मैं कांग्रेसी हूं, कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं। इन पार्टियों की लालच छोड़ देनी चाहिए। इन पार्टियों ने, देखिए हम लोगों ने कुछ गलतियां की हैं, इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी पहली चीज थी जिसमें आरएसएस और जमात इस्लामी और मुस्लिम जमातें उनके करीब आई जेल में। पहले उनको रिस्पेक्टेबिलिटी मिली, फिर आरएसएस को
जनता पार्टी ने रिकॉग्नाइज किया, उनकी इज्जत बढ़ी। फिर वीपी सिंह की सरकार में कम्युनिस्ट तक उन्होंने सपोर्ट किया, वो एक्सेप्टेबल हो गए। नहीं तो ये वो लोग थे, आरएसएस के लोग, जो अपने नाम बताने से डरते थे, छुप छुप के काम करते थे, सोसाइटी में इनकी इज्जत नहीं थी। इन्होंने बड़ी चालाकी से कैसे दबे पांव आके कब्जा किया। अब उस तंजीम से हमारी तंजीमें अगर मिलती हैं तो मैं समझता हूं ये बहुत नासमझी की बात है। मत दीजिए रिस्पेक्ट उनको, मत पहचानिए उनको मत दीजिए इतनी अहमियत। अहमियत उन लोगों को दीजिए जो आरएसएस से लड़ रहे हैं। और जब ही ये रुकेगा ये सारा तमाशा। और अब देख लीजिए 24 के इलेक्शन से पहले अभी आपको कितने सितम और झेलने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हम ये उम्मीद करें कि कोई सियासी पार्टी हमारी मदद करेगी तो मुझे उम्मीद नहीं है। ठीक है अदीब साहब, इंजीनियर सलीम साहब से ये समझ लेते हैं कि ये जो आप कह रहे हैं कि इस तरह के लोगों से बातचीत करने का कोई तुक नहीं बनता, और किसी तरह से जो सेकुलर हिंदू है, जो इस तरह की फासिस्ट ताकतों के खिलाफ खड़ा हुआ है, लड़ रहा है, उन लोगों का जो मिशन है वो एक तरह से कमजोर होगा। ये जो आप बात कर रहे हैं सलीम साहब, कहाँ तक आपको ये दुरुस्त लगता है? अगर जिस तरह से उमान चांडी साहब ने जो बयान दिया है, वो माफ कीजिएगा, पिनराई विजयन साहब ने जो बयान दिया, और कहीं ना कहीं उनके सामने एक सियासत की मजबूरी है। और अदीब साहब जिस सियासत की बात कर रहे हैं कि तमाम लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए काम किए हैं, जाहिर है कि लेफ्ट पार्टी इस वक्त सत्ता में है, और जमा इस्लामी ने केरला में लेफ्ट पार्टी का समर्थन नहीं किया, तो हो सकता है उनके सामने वो चीजें रही हो, इस वजह से उन्होंने जमा इस्लामी को क्रिटिसाइज किया। लेकिन जो बात अदीब साहब कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से बातचीत करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्या इसी तरह से जो लोग पीड़ित हैं, जो मारे जा रहे हैं, उनको कभी इंसाफ मिल पाएगा क्या अगर यही हालात रहे तो? मैं बहुत अदब के साथ, हमारे बुजुर्ग भी हैं, बहुत सीनियर सियासी लीडर हैं हमारे अदीब साहब, हमारी बहुत मसलों पर बातचीत होती रही है, कई मसलों पर हमने साथ भी काम किया है, आगे भी करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इसमें बात सही है कि बहुत सी बातों में, रायों में फर्क हो सकता है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या हमारी कोशिशों से, अगर हमारे बयान देने से, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को खत लिखने से, या हमारे प्रोटेस्ट करने से, या फासिज्म और नफरत के खिलाफ हमारी आवाज उठाने से अगर कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, या हमारी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि क्या ये काम करना छोड़ दिया जाए? नहीं, जमात इस्लामी हिंद ये समझती है, नतीजा आए या ना आए, जिस चीज को हम समझते हैं कि हमारा मुल्क इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है, हमारे मुल्क में नफरत फैलाई जा रही है, और हमारा मुल्क को डिवाइड किया जा रहा है, और हमारे मुल्क में जो लोग इस वक्त हुकूमत में हैं वो किन लोगों से कंट्रोल हो रहे हैं वो भी सबको मालूम है। तो ये दोनों तरह की चीजें जो हैं वो इस हालात को ठीक करने के लिए जरूरी हैं कि आप इसके खिलाफ आवाज भी उठाएं। फासिज्म और नफरत का जो एजेंडा है वो मुल्क के लिए खतरनाक है। कौन फैला रहा है, कौन कर रहा है, वो भी हम जानते हैं, पूरा मुल्क जानता है। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग शर फैलाने वाले हैं, या जिन लोगों के जो हुकूमत के कंट्रोल जिनके ऊपर है, हम समझते हैं कि जमात इस्लामी ये समझती है कि हम किसी से भी बातचीत करने से कभी गुरेज नहीं करेंगे। बातचीत के दरवाजे हमारे पास सबके लिए ओपन हैं, और हम बातचीत, जो सख्त से सख्त हमारा मुखालिफ है उनसे भी हमारी बात हो सकती है। और हम जमात इस्लामी को जो लोग अच्छी तरह जानते हैं वो जानते हैं कि जमात इस्लामी के लोग कभी कुछ लेने के लिए नहीं जाते, कभी कोई गुजारिश करने के लिए नहीं जाते, कभी कोई वहां उनसे कोई रिक्वेस्ट करने नहीं जाते। तो जो लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां लोग जो है चापलूसी के लिए गए थे, या जिस तरह दूसरे सियासी लोग जाते हैं, तो जमात इस्लामी को जो लोग पहचानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम किसी शख्स से या किसी पार्टी से, किसी तंजीम से बात करने जाते हैं तो हम क्या बात करेंगे और कैसे बात करेंगे।
तो और जो बातें की गई हैं उसकी तफसीलात जान लेना चाहिए हमारे बुजुर्गों को भी कि क्या बातें कही गई। वहां मॉब लिंचिंग का मसला उठाया गया, वहां नफरत के बयानात पे उठाए गए, यहाँ उनके जो सबसे बड़े चीफ ने उस वक्त बयान दिया था कि 1000 साल से हम जो है जंग में हैं, उस बयान पर एतराज किया गया, खुलकर बातें की गई कि भाई इस तरह की चीजें अगर आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आएंगी और आप नफरत के खिलाफ जो हो रहा है, नफरत के लिए उसके खिलाफ आप कोशिश नहीं करेंगे और हुकूमत जिस तरह से गलत तरीके से काम कर रही है, अगर आप हुकूमत को अगर आप नहीं रोकेंगे इन चीजों से तो ये मुल्क गलत रुख पर जाएगा। और हम सिर्फ किसी एक तंजीम से मिले हो, हम दलित लीडरों से भी बात कर रहे हैं, हम क्रिश्चियन से भी बात कर रहे हैं, हम सिख मजहब के लोगों से भी बात कर रहे हैं, हम धार्मिक लोगों से भी बात कर रहे हैं, शंकराचार्यों से भी हमारा मेल जोल है। तो हम बातचीत करने के माने ये नहीं है कि आप उनकी आइडियोलॉजी को आप सही समझ रहे हैं, या हम उनको भी नसीहत कर सकते हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और खुद कुरान हमारी रहनुमाई करता है। अल्लाह ताला ने तो हजरत मूसा और हारून से कहा कि जाओ फिरौन के दरबार में। फिरौन तो कातिल था, कितने लोगों का कत्ल कराया उसने, बच्चों को कत्ल कराया, नस्ल को तबाह किया, सब जानते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया जाओ और जाकर बात कहो, उसके सामने बात कहो। तो ये बातचीत के बारे में हमारा साफ रुख है कि जब मुनासिब मौका हो, जब मुनासिब चीजें हो, हम जरूरत समझें तो जरूर हम बात करेंगे। और रही बात चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला की, तो वो तो जरा पीछे मुड़कर देख लें। जब केरला के चीफ मिनिस्टर को जो लेफ्ट पार्टी से हैं, जब उनको जमात इस्लामी हिंद के सपोर्ट की जरूरत थी और जमात इस्लामी हिंद ने जब उनको सपोर्ट किया था, पूरा खुलेआम जब सपोर्ट किया था, तब तो उनकी निगाह में जमात इस्लामी एक अच्छी पार्टी थी, एक अच्छी तंजीम थी। अब आज जो है वो एक हिंदू पार्टी बनती जा रही है। आप आज लेफ्ट पार्टी केरला में हिंदू कार्ड खेल रही है, आप देखिए। तो मैं ये कहता हूं कि वो केरला की सियासत को, और दूसरा ये कि जमात इस्लामी हिंद ने सिर्फ मुलाकात नहीं की, ये एक डेलीगेशन था 12 लोगों का, उसमें एक नुमाइंदा जमात इस्लामी का भी था और उसमें टॉप लीडरशिप नहीं थी, बल्कि हमारे दूसरे लोग गए थे और बातचीत हुई थी ये देखने के लिए कि अगर बात आगे बढ़ती है और कुछ नतीजा पॉजिटिव आता है तो बात आगे जारी रखी जाएगी। तो क्या किसी से मुलाकात करने के लिए कुछ लोगों से इजाजत लेनी पड़ेगी, या वजीर आला चीफ मिनिस्टर से पूछना पड़ेगा कि हम किससे मिले और किससे ना मिले, और हम क्यों मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? ये बात अच्छी तरह हमको जानते हैं जमात इस्लामी हिंद के लोगों को कि जमात इस्लामी हिंद दोस्तों से भी बात करते हैं, दुश्मनों से भी बात करते हैं, और जो शर फैला रहे हैं उनसे भी बात करते हैं, और बात करके इस्लाह की कोशिश हमारी है, हर तरह से कोशिश। ठीक है सलीम साहब, एक चीज आपसे ये समझना चाहेंगे, हालांकि हम अदीब साहब के पास आएंगे, उनसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे, आपको लगता है कि जो लोग इस तरह के एलिमेंट्स को सरपरस्ती दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, ये कहा जाता है कि ये जो संगठन है, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो वीएचपी हो, जो इस तरह की पंचायतें आयोजित कर रहे हैं, तो इस तरह के जो लोग हैं उनसे बात करने का कितना फायदा होगा, या फिर डायरेक्ट सरकार से जो है गृह मंत्रालय से, प्रधानमंत्री से जाकर के बातचीत की जाए, क्योंकि मामला मुल्क का है, मामला जो है आवाम से जुड़ा हुआ मामला है, उनके अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। ये कितना दुरुस्त आपको लगता है? देखिए, इससे आइदर और का मसला नहीं है कि हम इनसे मिलेंगे उनसे नहीं, हम हुकूमत तो हमारी चुनी हुई हुकूमत है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत है, हम उसके मुखालिफ हैं, उसकी आइडियोलॉजी के मुखालिफ हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे लोग हुकूमत में नहीं रहे। लेकिन जब हुकूमत है तो हुकूमत के लोगों से भी बात होगी, हुकूमत के लोगों से भी बात की जाएगी और उनके सामने भी चीजें पेश की जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि हम हुकूमत से नहीं मिलेंगे, उनसे मिलेंगे, हम तो सबसे मिल रहे हैं, जो भी इन हालात में। और वहां जाकर हमने जो बात की वो यही बातें की हैं जो आपसे कि ये मॉब लिंचिंग जो हो रही है, ये जो कानून हाथ में लिया जा रहा है, ये जो नफरत फैलाई जा रही है, आखिर क्यों नहीं इसके खिलाफ आप खुलकर बात करते हैं और क्यों नहीं रोकते? और सरकार जिस तरह कानून नाफिज नहीं कर पा रही है, उसमें क्यों नहीं आपका रोल आगे आता है? तो हम तो हर उस शख्स से जो भी किसी भी तरह से इन हालात में कोई चीज हो सकती है तो उसको करने की कोशिश करना मुझे नहीं लगता कि कोई गलत चीज है। और जमात इस्लामी हिंद को जो जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि जमात इस्लामी हिंद जब किसी से मिलती है तो कैसे मिलती है। ठीक है जी, अदीब साहब। देखिए,
हुकूमत से बात करना हमारी जिम्मेदारी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हमें हुकूमत से बात भी करनी है और हुकूमत के खिलाफ एहतिजाज करने का हौसला भी होना चाहिए। हमें सड़कों पर भी आना चाहिए हुकूमत के खिलाफ। जहां तक सलीम साहब ने कहा कि हम कुछ लेने नहीं जाते, कोई उन पे इल्जाम नहीं लगा रहा है कि वो कुछ ओहदा हासिल करने के लिए आरएसएस या उनके मुखिया से मिल रहे हैं। मेरा कहना यह है कि आप उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप उनको रिकग्नाइज कर रहे हैं, आप उनको ये साबित करना चाहते हैं कि हिंदुओं की जमात वही है। हम ऐसे हिंदुओं की जमात के से बात कर रहे हैं जो रिकग्नाइज किए जा रहे हैं, जमात इस्लामी या जमात उलमा या बहुत बड़े बड़े दानिश्वरों के मिलने से उनकी रिकग्निशन हो रही है, उनकी शिनाख्त बन रही है। जबकि एक बड़ा हिंदुओं का तबका वो ये कह रहा है कि भाई ये हमारे हिंदू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अभी आपने देखा कि भागवत ने जो एक बयान दिया कि हमारे यहाँ कोई डिवीजन नहीं है और फला नहीं है, शंकराचार्य उनके अंदर इख्तिलाफ पैदा हुआ। सनातन धर्म के लीडर्स शंकराचार्य हैं। हम रिकग्नाइज कर रहे हैं उस ग्रोह को जो हिंदू कम्युनल फोर्सेस की बुनियाद है, उसको हम पहचानने, उसको शिनाख्त दे रहे हैं। ये मेरा इख्तिलाफ है। मैं कहता ये हूं कि आपके पास वो लोग जो आपके लिए खड़े हैं गैर मुस्लिम, आप उनको क्यों नहीं रिकग्नाइज करते? उनके साथ ये क्यों करते हैं कि वो छोड़ के उन लोगों के साथ आप उनको इम्पोर्टेंस देते हैं और ये कहते हैं कि भाई आप सबसे बड़े हैं, हम आपके पास हाजिर हो गए। अगर आपको उसमें कुछ हासिल होता तब भी हम कुछ मान सकते थे कि भाई कुछ हासिल हो जाएगा। वो तो अपने एक एम पर है। अब वो उन्होंने ये कह रखा साहब हमने आबादी बढ़ा रखी है, काफिर क्यों कहते हो, फला कहते हो, वो अपने सारे चीजों पर है। अपनी रिकग्निशन, क्योंकि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में ये बात साबित हो गई है कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। और जब उनसे जाके हिंदुस्तान की बड़ी जमातें और बड़े लोग मिलते हैं तो वो अपनी पोजीशन को ठीक करते हैं कि नहीं देखिए, हिंदुस्तान की मुसलमानों की इतनी बड़ी जमात से हमारी बातचीत चल रही है, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो हमारे दोस्त हैं। क्या ये बात समझ में नहीं आती? आज दुनिया का कौन सा कभी भी ऐसा हुआ है कि यूएन में हो, लंदन के पार्लियामेंट में हो, अमेरिका की पार्लियामेंट हो, दुनिया के जितने वेस्टर्न वर्ल्ड की दुनिया है, सब जगह एक मुत्तफिका फैसला हो चुका है कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। आरएसएस अब ये कह रहा है कि हम हिंदुस्तान के मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात से हमारा ताल्लुक है। हम कैसे मान लें कि ये आपका डिसीजन सही है? अदीब साहब, हम ये कहते हैं समाधान कैसे होगा? सवाल ये है कि समाधान ये है कि आप उनको इग्नोर करें, आप उनसे कहें कि आप हिंदुओं के नुमाइंदे नहीं हैं। तो हिंदू मजहब जो है वो मोहब्बत का मजहब है, आप नफरत सिखाते हैं। हिंदू मजहब में एक्सेप्टेबिलिटी है, एडॉप्टेबिलिटी है, वो एक को नहीं दसियों को जोड़ लेते हैं। यहां पर एक दूसरा तबका है। आपके पास अगर हिंदुस्तान में अभी सेकुलर हिंदू इतनी बड़ी तादाद में आपकी हिफाजत कर रहा है, आपके लिए खड़ा है, आप उनसे मिलिए। सिखों से आप मिलते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, क्रिश्चियन से मिलिए, वो तो कह रहे हैं कि हम सबसे मिलिए। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन से जो ऑर्गेनाइजेशन आपके वजूद को इस जमीन पर एक्सेप्ट नहीं करती, आप उनको साथ मिलकर उनको एक्सेप्टेंस देते हैं, उनकी हैसियत बढ़ाते हैं और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर वो दिखाते ये हैं कि हमारे ताल्लुकात तो सबसे हैं। ये मेरा सिर्फ इख्तिलाफ है। ठीक है। और मैं जानता हूं कि जमात इस्लामी के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं। मैं उनसे मेरे कोई इख्तिलाफात इसलिए नहीं है कि उनका काम बहुत बड़ा है। मैं एक इंडिविजुअल हैसियत से, एक आम शहरी की हैसियत से जो सोचता हूं कि आप लोग उनको एक्सेप्टेबिलिटी या उनको प्रोमिनेंस क्यों देते हैं?
ठीक है अदीब साहब, चूंकि समय की मजबूरी होती है, बहुत कम शब्दों में जो है सलीम साहब आपसे कुछ आखिरी लफ्ज चाहेंगे कि जो बात कह रहे हैं क्या इस पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक आम सोच होती है, एक आम धारणा होती है, लोग इस तरह से सोचते हैं। देखिए, मुझे लगता है डिस्कशन जो है पूरा एक दूसरी तरफ हो गया। हम शुरुआत की थी यहाँ के हालात के बारे में और उस पर, तो मैं अर्ज करता हूँ इस पे जरूरी नहीं है कि अदीब साहब की और हमारी राय में कुछ मसलों में इख्तलाफ हो सकता है, उनकी राय अलग हो सकती है, वो ये राय बना सकते हैं कि नहीं कभी किसी से बात नहीं की जाएगी, कभी किसी से नहीं मिला जाएगा, तो ये उनकी राय हो सकती है। लेकिन हम ये समझते हैं कि हम डायलॉग, बातचीत, संवाद, कम्युनिकेशन, और इसके लिए हौसला भी चाहिए होता है। इसके लिए बराह रास्त किसी उससे बात करना जिनको आप मुल्क के लिए खतरनाक समझते हैं, जो मुल्क के लिए उनकी जो आइडियोलॉजी है और जो काम वहाँ उनके जरिए से हो रहे हैं उससे नुकसान हो रहा है, उनसे बराह रास्त जाकर अपनी बात कहना साफ अल्फाज में, इसके लिए हिम्मत और जुर्रत की भी जरूरत होती है। तो बातचीत के मायने से ये नहीं समझनी चाहिए कि उनको अहमियत दी जा रही है, लेकिन हम तो सबसे बात करने के लिए तैयार, और जो जिनके बारे में उनके साथ तो हमेशा काम ही कर रहे हैं, जो सेक्युलर तबका है, जो ह्यूमन राइट्स का तबका है, उनके साथ तो हमेशा हम बात करें। लेकिन हम बातचीत के दरवाजे हमारे लिए, हमारे दरवाजे बातचीत के लिए ओपन हैं, और हम किसी से बात करते हैं तो सोच समझ के मशवरा करके करते हैं कि इस वक्त बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जरूर हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि समय की मजबूरी है, अदीब साहब हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया, सलीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन मसले का हल शायद अगर बातचीत सही दिशा में जाए, सारी ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, तो मुमकिन है कि उसके बेहतर नताइज निकले, क्योंकि जमी बर्फ को बातचीत के जरिए से ही पिघलाया जा सकता है। तो आज की इस बहस में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।